हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिस्ट्री के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग चलते हैं, आज पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्या है हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, जिसके बारे में हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके थे सबको। आप नीचे अगर पढ़ें तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब ख़त्म कर दिया गया और इस कौन से समझौते के द्वारा ख़त्म किया गया। चौथा प्रश्न आपको, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था और भारत के पक्ष से। और तीसरा आंदोलन आपको है सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो पूरी तरह से आंदोलन को पूरी तरह से वापस कब लिया गया। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें क्या कीजिए, बताइए। हम लोग चलते हैं आगे। पहला परिणाम क्या था जो समझते हैं। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। कौन आधार? सामाजिक आधार का क्या किया, विस्तार किया। इस विस्तृत सामाजिक आधार को महिलाओं के भागीदारी, किसकी भागीदारी? महिलाओं के भागीदारी, मजदूर वर्ग की भागीदारी, शहरी एवं ग्रामीण, करा मजदूर एवं शहरी एवं ग्रामीण, कौन मीन? शहरी एवं ग्रामीण, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन व अशिक्षित लोगों को भागीदारी के अंतर्गत देखा जा सकता है। करा इसको अलग अलग प्रकार से क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। करा इन आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों को राजनीतिक किया। करा यही आंदोलन ने क्या किया, समाज के विभिन्न वर्गों को क्या किया, एकीकृत राजनीतिक किया कि जो वर्ग राजनीतिक में भाग नहीं ले रहे हैं वो भी वर्ग किस में भाग लेने लगे, राजनीतिक में भाग लेने। समाज के नए वर्गों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं व्याप्त हो गई। समाज के क्या चीज़ में, नए भावनाओं में क्या चीज़ होगी, अंग्रेजी विरोधी भावनाएं क्या होगी, जागृत हो गई। यानी कि अंग्रेज के लोग नए समाज में अब ऐसा प्रचलित हो गया कि अंग्रेज के लोगों को क्या चीज़ लोग करने लगे, इनकार करने लगे, धुतकारने लगे, या कह सकते हैं उनकी बातों को ना मानने लगे, उनको अब घृण दृष्टि से देखने लगे। करा तीसरा में, आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखता है। कौन आंदोलन? आंदोलन में जब महिलाओं ने भागीदारी लिया तो इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता था और यह बहुत आगे चल के, यही कारण है कि ये सब चीज़ आगे जाकर बहुत अच्छे निर्णायक हुए, या कह सकते हैं अच्छे कार्य में भागीदारी ले लिए। तीसरा कारण क्या था, परिणाम, आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखता था। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं को प्रभावी भूमिका ने देखा गया। अब पहली बार ऐसा हुआ कि इस आंदोलन में पहला बार ऐसा देखा गया कि क्या हुआ, महिलाओं ने भी भागीदारी लिया। अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का दूसरा पहलू और महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश, और यही कारण है कि महिलाओं के सार्वजनिक जीवन में धीरे धीरे क्या हो गया, बदलाव होते चले गए। इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश सरकार आर्थिक हितों को प्रभावित किया और भारत के ब्रिटिश वस्त्रों के आयात गिरावट आई। यही कारण कि भारत के क्या किया, भारत ने, गांधी जी तो कहते कि विदेशी वस्त्रों को क्या करना, त्याग करना और देसी को अपनाना है। यही कारण है कि विदेशी वस्तुओं में गिरावट आया, जिसके कारण कह सकते हैं कि यह बढ़ चढ़कर भाग लेने के बावजूद भी इन गिरावटों को सामना करना पड़ा और विदेशी के भावनाओं में, विदेशी के वस्तुओं में बिक्री कम गया और देशी के वस्तुओं में बिक्री का क्या हो गया, मात्रा बढ़ गया। और इसने अन्य वस्तुओं के आयात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। यही कारण है इसके अन्य वस्तुओं को आयात को क्या किया, प्रतिकूल रूप से क्या किया, प्रभावित किया। करा पांचवा में, इस आंदोलन के दौरान, कौन आंदोलन, इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीक़ों का इस्तेमाल हुआ और जो कि पूर्व आंदोलन में नहीं था। यही इसका कारण हुआ कि इस तरीके का आंदोलन में क्या हुआ, अलग तरीका की आंदोलन हुआ जिसके पूर्व आंदोलन से नहीं था।
इस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना संगठन को एक नया रूप प्रदान किया गया। यही कारण हुआ कि इसी आंदोलन के अंतर्गत वानर सेना, कौन सेना, वानर सेना एवं मंजरी सेनाओं को संगठन का एक नया अंजाम दिया गया, एक नया रूप आया। इसके सामने बहुत सारे जो आंदोलन हुए थे उसमें एक महत्वपूर्ण आंदोलन यही माना गया। इस समय प्रभात फेरी का आयोजन भी संगठनात्मक तरीके के अंतर्गत विशेष महत्व रखता है। यही कारण हुआ कि इस तरीका के आयोजन को भी आयोजन भी संगठनात्मक तरीके से बहुत बड़ा महत्व रखता था। पत्र पत्रिकाओं का इस्तेमाल भी लोगों को संगठित करने का एक नया तरीका था। अब पत्र पत्रिकाओं को क्या किया, संगठित करने का एक क्या आया, नया तरीका यहाँ पर सामने उभर कर आया। छठा इसका था यह, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषि आंदोलन को भी प्रभावित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, जो कृषि को भी और श्रमिक को भी क्या किया, प्रभावित किया। इसका मतलब क्या चाहिए, जो कृषक लोग, जो श्रमिक लोग जो सिर्फ अपना कमाने खाने में व्यस्त रहते थे, उसके अलावा और वो किसी कामों पर या किसी के राष्ट्र में कोई भाग या सहयोग नहीं लेते थे। अब वो उन लोगों के द्वारा भी क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन में सहमति बन गया और राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे, जिससे क्या हुआ, उनका ध्यानपूर्वक पर्यवेक्षण किया गया। इस आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। यही कारण हुआ कि इसी आंदोलन के द्वारा मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा, कौन सरकार, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी को भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। कौन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत की। यही कारण हुआ कि फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के समानता के आधार पर क्या किया, बातचीत किया। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध, कौन विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में, 1914 ईस्वी के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की गति तेजी हो गई। यही कारण था कि 1914 ईस्वी के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की गति तेज हुई और अंग्रेजों के शेषपूर्ण नीति के खिलाफ असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए। यही कारण था कि अलग शेषपूर्ण नीतियों के खिलाफ असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या हुआ, आंदोलन हुआ। इस आंदोलन ने भारत में किसान एवं मजदूर आंदोलन को एक नया आयाम दिया। यही कारण हुआ कि इसे इसलिए कहा जा सकता है कि इस जब आंदोलन हुआ, इसमें बढ़ चढ़कर महिलाओं ने और श्रमिकों ने भाग लिया, जो कि इससे पहले किसी ने भाग नहीं लिया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह बढ़ चढ़कर भाग लेने के बावजूद भी आगे बढ़ते चले गए। आंदोलन एक नया आयाम लिया, क्योंकि इस आंदोलन में श्रमिक वर्ग के लोग थे और किसान वर्ग के लोग थे और क्या थे, ऐसे वर्ग के लोग थे जो कभी भी राजनीतिक क्षेत्र में भाग नहीं लिए थे, कभी भी इनकी राष्ट्र के प्रति उनका भावना नहीं जागृत हुआ था, वह सिर्फ अपने काम काज पर ध्यान देते थे। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे ही हुआ, इस आंदोलन में सबको जागृत कर दिया और सभी बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। अंग्रेजों द्वारा शोषणकारी नीति अपनाया जाने के कारण भारतीय कृषक वर्ग में भी असंतोष की भावना व्याप्त रही। यही कारण हुआ कि शेषाधिकार भी प्राप्त हुआ, अपनाने के बाद भी भारत में कृषि वर्ग के असंतोष भावना व्यस्त रहा। यानी कि जो कृषक वर्ग के लोग थे, यानी कि जो खेती करते थे, उनके अंदर अब भी ये भावना जागृत नहीं हुआ और वह अभी भी बढ़ चढ़कर भाग नहीं ले रहे थे। वह अभी भी असंतोष का भावना उसके अंदर व्यापक था। फलस्वरूप उनका विरोध एवं आंदोलन का रूप लेने लगा और आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक सहयोगी अंग बना। यही कारण हुआ कि आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ले लिया और आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक क्या चीज़, सहयोगी रूप ले लिया। अब भारतीय आंदोलन का एक सहयोगी रूप ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भारत में जो सहयोग आंदोलन चल रहे थे, इसमें आंदोलन में जो लोग भी, जो बुर्जुआ वर्ग के लोग थे, गरीब वर्ग के लोग थे, कृषक वर्ग के थे, जो श्रमिक वर्ग के थे, वो भी
भाग ना लेते भी असंतोष का माहौल था, वो भी ब्रिटिश सरकार के प्रति अपना भाव को इस तरीक़े से प्रकट कर रहे थे जिससे उन्हें अपने कामों या काजों करने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। किसान आंदोलन, अब समझते हैं जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ उसके बाद जागृत में आया कौन आंदोलन? किसान आंदोलन। तो समझते हैं हम लोग किसान आंदोलन के बारे में क्या करते हैं, समझते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था बार बार पड़ने वाले अकाल से त्रस्त थी। अब किसान आंदोलन कैसे बढ़ा जो बार बार क्या था, एक तरह का तो जो 19वीं सदी में उत्तरार्ध गोला था, उत्तर गोला था, जो भारतीय अवस्था का बार अर्थव्यवस्था बार बार पड़ने वाले अकाल से त्रासित था। यानी कि इन लोगों को स्थिति बहुत खराब हो गया था क्योंकि बार बार क्या पड़ रहा था, अकाल आ रहा था। अकाल का मतलब यह हुआ, अकाल का तात्पर्य यह हुआ कि जब हम कृषि किए, खेती किए, बारिश ना हुआ, फसल अच्छे से पैदा नहीं हुए, फसल तैयार नहीं हुए, तो क्या कहलाएगा? वह अकाल कहलाएगा। या हम इस तरीक़े से भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हम फसल क्या किए, अकाल कहलाएगा सुखाड़, यानी कि अकाल को ही कह सकते हैं सुखाड़ घोषित। या इस तरीक़े से कह सकते हैं फसल लगाएं, इतना बारिश हुआ कि सारे फसल क्या हो गए, बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए, तो उसे भी क्या कह सकते हैं? अकाल कह सकते हैं। तो उस समय इतना अकाल पड़ा जिससे किसान का हालत क्या होते चला गया, दिन पर दिन बदतर होते चला गया, या कह सकते हैं दिन प्रतिदिन किसानों का स्थिति खराब होते चला गया। भूख में लाखों कृषक तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोग की मृत्यु होने लगी। अब भूखे के कारण, क्योंकि सुखाड़ आ गया था, बहुत से बार सुखाड़ आने के कारण, लगातार बार सुखाड़ आने के कारण इनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं था, जिसके कारण लोग भूखे मर रहे थे। अब भूखे मरने के साथ साथ लोगों क्या थे, अन्य कमजोर वर्ग थे, वो भी क्या हो रहे थे, भूखे मरने लगे और उनकी मृत्यु होने लगी। 1876 से लेकर 1878 तक और 1896 में 1897 तथा 1899 से 1900 के भीषण दुर्भिक्षोभ में यह स्पष्ट होने लगा कि उत्पीड़िता भूमि कर नीति का क्या फल होता है। उत्पीड़ित भूमि कर नीति का क्या फल होता है। ये 2 साल 3 साल तीन बार ऐसा स्थिति रहा कि लोगों किसान के पास खाने के क्या पड़ गए थे, लाले पड़ गए थे। और कहा जा सकता है कि इनके भीषण दुर्भिक्षोभ से यह स्पष्ट हो गया था कि इनकी उत्पीड़िता के भूमि की नीति का इतना बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता था, जिसके कारण इनकी नीति और दिन ब दिन खराब होते चले गए। भारत के विभिन्न जगहों पर इसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किए, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भू राजस्व नीतियों में परिवर्तन और विभिन्न टीनेसिक एक्ट पारित किए गए, परंतु ये पर्याप्त नहीं थे। अब ऐसा ही हुआ कि देखा गया कि इनके बहुत सारे चीज़ों में देखा गया कि टेनिस एक्ट पारित किया गया, और ये एक्ट पारित जब भू राजस्व नीति परिवर्तन किया गया, यानी कि देखने लगे जब बहुत सारे लोग जनता मरने लगे, किसान मरने लगे, तो ब्रिटिश सरकार को तब जाकर आकर खुली कि जो कृषक जो अनाज का जो कर लगाया जाता, भू राजस्व कर लगाया जाता, वो कर को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया जाए। बोल सर क्या, अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर क्या जब सुखाड़ आ रहा था उसके बावजूद भी कि अंग्रेजों के द्वारा क्या लिया जा रहा था, टैक्स लिया जा रहा था भूमि किसानों के से, भू राजस्व का टैक्स लिया जा रहा था। हम कहें हाँ टैक्स लिया जाता, सरकार जान भी रही थी कि फसल अच्छे से उपजे नहीं है, फसल में क्या हो गया, बारिश अच्छा आया नहीं, जिसके कारण सुखाड़ हो गया है, जिसके कारण अकाल पड़ गया है। और उसके बावजूद भी अंग्रेजों का ऐसा नीति था, ऐसा नीति था जिसके कारण उसे क्या देना पड़ता था, भू राजस्व चुकाना पड़ता था, या कह सकते भू राजस्व देना पड़ता था। अंग्रेज की स्थान पर सन 1885 के बाद प्रारंभिक 20 वर्ष तक कृषक समस्याओं को लेकर कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया था। यही कारण हुआ कि इसके बावजूद भी कृषक समस्याओं के बाद भी लेकर कोई भी विशेष कार्यक्रम नहीं हो पाया। हालांकि कांग्रेसी अपने हर अधिवेशन में इन विषयों पर ध्यान देने का प्रयास करते थे। अब ऐसा बात नहीं था कि जो भारत के लोगों के जो थे, जो भारत के चिंतक थे, जो भारत को राष्ट्रवाद के नेताएं जो थे, वो भारत के प्रति नहीं सोचते थे, वो भारत के प्रति सोचते थे और उनका विशेष चर्चा भी करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता था कि इनके बातों को ध्यान नहीं दिया जाता था, या कह सकते हैं हम इन पार्टियों, कांग्रेस पार्टियों के द्वारा या इन नेताओं के द्वारा बहुत प्रयास किया जाता था कि इन मामलों में
महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक में पदार्पण के साथ ही किसान आंदोलन को एक नई दिशा मिली। यही कारण हुआ कि जब किसान आंदोलन के अंदर में महात्मा गांधी जुड़कर आए हैं, सामने आए, तो इसकी राजनीतिक में एक और आंदोलन के रूप में नई दिशाओं को रूप ले लिया, आंदोलन का एक नया दिशा रूप ले लिया। भारत के विभिन्न जगहों पर हुए प्रमुख किसान आंदोलन जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का पथ प्रदर्शन किया इस प्रकार थे। कारण कि भारत के आंदोलन को जो हुआ, किसान आंदोलन हुआ ना, जिसके लिए इसके बाद भी बहुत सारे आंदोलन हुए जो निम्नलिखित दिए हुए हैं। तो और कौन से आंदोलन हुए सर? तो देखिए नीचे दिया हुआ कौन सा, चंपारण आंदोलन। कौन आंदोलन? चंपारण आंदोलन। सबसे पहला प्रश्न आपको बनता है, चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में हुआ। कौन आंदोलन? चंपारण आंदोलन। बंगाल तथा बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। कौची थी? बहुत ही दयनीय थी। विशेषकर बिहार में नीलहे गोरे द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित किया गया। कौन कठिया व्यवस्था? 3 कठिया व्यवस्था कौन चलित किया गया? प्रचलित किया गया, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्सा पर नील की खेती करनी होती थी। यहाँ पर 3 कठिया पद्धति आया। 3 कठिया पद्धति क्या था सर? आपको कितने खेत है? 20 कट्ठा खेत है। 20 कट्ठा को 1 बीघा कहते हैं। यानी कि आप 20 कट्ठा खेती कर रहे हैं, उसमें 3 कट्ठा खेत पर क्या करना पड़ेगा? नील की खेती करना पड़ेगा। और नील चाहे आपको इच्छा है तो भी कीजिए, और नहीं इच्छा है तो भी आपको नील की खेती 3 कट्ठा पर करना पड़ेगा। इसलिए इसको 3 कट्ठा पर करना था, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? 3 कठिया व्यवस्था। कौन व्यवस्था? 3 कठिया व्यवस्था का क्या हुआ? प्रचलन हुआ। यह सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। यह कौन भूमि होती थी? उपजाऊ भूमि होती थी। सामान्यतः यह कौन भूमि होती थी? उपजाऊ भूमि। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। किसान किसकी खेती नहीं करना चाहते थे? किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरकता कम हो जाती थी। यद्यपि 1908 ईस्वी में नील की खेती करने से क्या होते थे? भूमि की उर्वरकता कम हो जाती थी, क्योंकि इसमें जो उर्वरक क्षमता होते थे, जो हुम्स पाए जाते थे, नील की खेती में पूर्ण रूप से हुम्स और उर्वरक क्षमता क्या हो जाते थे? खत्म हो जाते थे, जिसके कारण किसान चाह कर भी इसे नहीं करना चाहते थे। आपके मन में आया कि सर 3 कट्ठा करना था तो कर लेता, क्या होता था? लेकिन आप बताइए कि आप वही खेत पर कीजिएगा, 2 बार 3 बार नील की खेती कीजिएगा तो पूरा नील क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा पैदावार वहाँ लगाएगा तो पैदावार होगा ही नहीं। यही कारण क्या आ गया था? बोलो वो सर अब समझ में आया, नील की खेती करना अनिवार्य था। यही कारण पूरे पर नील की खेती हो रहा था, जिसके कारण उर्वरकता क्षमता कम गया था। इसी के कारण फसल लगाया जाता था तो फसल क्या उपजते नहीं थे, इसलिए काची आ गया था? सुखाड़ आ गया था। सुखाड़ करने का मतलब अकाल पड़ गया था, यानी पैदावार होता ही नहीं था। अब आपको समझ में आया? बोले हाँ सर समझ में आया, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरकता कम हो जाती थी। यद्यपि 1908 ईस्वी में 3 कठिया व्यवस्था में कुछ सुधार आए गए। यही कारण हुआ कि 1980 में क्या कर दिया गया? 3 कठिया व्यवस्था के कुछ सुधार लाए गए। 1980 नहीं, 1908 में 3 कठिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाए गए, कोशिश की गई थी, परंतु इससे किसान की गिरती हुई हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 3 कठिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाया गया, लेकिन इस सुधार से कुछ फर्क पड़ा नहीं। बागान मालिकों किसान को अपनी उपज एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें ही बेचने के लिए बाध्य करते थे, और यह राशि बहुत ही कम होती थी। किसान जो थे बेचने के लिए बाध्य करते थे, और यह राशि बहुत ही कम होती थी। यही कारण कि जो भी, और ये भी क्या होता है, बेचता था तो उसमें बाध्य करने जाता था कि ना आपको बेचना है, सरकारें को नील 3 कठिया खेती जितना भी उपजा देना है, और उसका भी पैसा कम रहेगा। ही नहीं कि आपको ज़्यादा पैसा दे, सरकार नियम बनाएगा उसी पैसा। यानी कि एक तो पैदावार कम होना है, और उसमें लागत ज़्यादा लगना, मेहनत लगावो, और सरकार के देने जाओ तो उसके पास उतना मूल्य भी उसका नहीं दे पाए, तो इससे और टेंशन हो जाता था। इस समय जर्मनी के वैज्ञानिक ने कृत्रिम नीले रंग का
उत्पादन करना शुरू कर दिया। और यही कारण हुआ कि यहाँ के लोगों ने नीले रंग की खेती करने के क्या कर दिया, उत्पादन शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के बाजार में भारतीय नील की मांग गिर गई। और यही कारण हुआ कि विश्व के बाजार में जर्मनी वैज्ञानिक रीति, अब क्या हुआ, वैज्ञानिक जर्मन में क्या हो गया, नील की खेती करना स्टार्ट हो गया। और वो वैज्ञानिक तरीके से नील बनाने लगा, अब खेती तरीके से नहीं, वैज्ञानिक तरीके से यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से नील बनने लगा। यही कारण हुआ कि जब अब भारत में जो नील की खेती होती थी, अब नील तो यहाँ तैयार है और जर्मनी में तो बनने लगा टेक्निकल साइंस के तरीके से बनने लगा। अब साइंस के तरीके से बनने लगा तो अब होगा क्या, सारा तो माल वही वाला बिकेगा, कम सस्ता में भी बिकेगा ज़्यादा। यही कारण हुआ कि भारत के धीरे धीरे नील की मांग जो भारत के जो उत्पन्न होता था वो मांग कम होने लगी। चंपारण के अधिकांश बागान मालिक यह महसूस करने लगे कि नील के व्यापार में अब उन्हें अधिक मुनाफा नहीं होगा। अब वहाँ के जो चंपारण के जो थे, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अगर आप बिहार के होंगे तो पता होगा पश्चिमी चंपारण किधर है, पूर्वी चंपारण किधर है। अभी चंपारण के लोगों को इनको यह पता हो गया कि अधिक मुनाफा हो गया, कि अब इनको पता हो गया कि नील की खेती में अब करना ज़्यादा मुनाफा वाला काम नहीं है। इसलिए मुनाफे को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने घाटे को किसान पर लादने शुरू कर दिया गया। अब क्या हुआ, अब एक तो मुनाफा कम होने लगा, तब क्या करने लगा, जो यहाँ के जो जमींदार लोग थे अब तो किसाने पर ही थोप दिया। यानी कोई चीज़ थोप दिया सर कि जो किसान जो जमींदार थे तो खेती करते थे नहीं, तो किससे करवाते थे, मजदूर से करवाते थे। यानी कि 3-4 तरीका से किया गया, मजदूर खेती नहीं हो रहा था, मजदूर का कम पैसा मिलने लगा कि अब तो इसमें मुनाफा कम है तो कहाँ से पैसा दें। तो उन लोग भी, किसान श्रमिक क्या होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं, उनको भी टेंशन दे दिया। वो भी कहें ठीक है मुनाफे कम होगा तब तो पैसा कम ही दीजिएगा। दूसरा क्या करने लगा, जो कर था वो कर को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, टैक्स को बढ़ा दिया गया, जिसके कारण इनका और स्थिति बद से बदतर हो गए। इसीलिए जो रास्ता उन्होंने अपनाया उसने किसानों से यह कहा गया कि यदि वे उन्हें एक बड़ा मुआवजा दे दें तो किसानों की नील की खेती से मुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि अब उनका क्या कहेंगे, तो उस समय पहले तो टेलीविज़न नहीं था, मोबाइल नहीं था, कोई भी सोशल मीडिया नहीं था कि पता चल जाए कि जर्मनी में क्या हो गया, नील की खेती होने लगा, नील टेक्निकल माध्यम से बनने लगा, जिससे पता चलेगा। तो अपने अगर वो समझ जाते हैं, जान उसके पास इन्फॉर्मेशन रहता तो समझ जाते तो मुआवजा देते हैं, नहीं देते उनको पता है था कि मुआवजा देने से कोई फायदा नहीं, ऐसे भी मुनाफा कम होगा तो इन लोग खेती करवाने के लिए क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन इन लोग को पता नहीं था, जिसके कारण इन लोग जान भी रहे थे कि मुनाफा नहीं होगा, लेकिन किसान को तो पता नहीं था। किसान को बहुत अच्छा लगा कि वो ऐसा बात है कि नील की खेती अब करना नहीं पड़ेगा, तो उन लोग पैसा मुआवजा देने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गए कि अब तो खेती करना ही नहीं पड़ेगा नील की खेती। लेकिन किसान को तो क्या थोड़ी नहीं पता था कि जर्मन में अब होने लगा नील की खेती, जिसके कारण मुनाफा कम हो गया है। अब मुनाफा कम हो गया है तो ये भी नहीं चाहते कि नील की खेती अब करवाए जाए, लेकिन ये पता इनको नहीं था। इसलिए इन्होंने क्या, बहुत अच्छा राजनीतिक चाल चला और कहा कि अगर तुम लोग बहुत बड़ा मुआवजा दे देगा तो अब तुमको कभी नहीं कहेंगे कि नील की खेती अब तुम लोग करो। इसके अतिरिक्त उन्होंने लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दिया। यही कारण और क्या कर दिया, लगान यानी कि टैक्स में, कर में और क्या कर दिया, इन्होंने बढ़ा दिया। नीलहो के इस अत्याचार से चंपारण के किसान त्रस्त हो थे। अब नीलहो, ये नीलहो किसको कहते हैं, जो जमींदार नील की खेती करवाता था उसे नीलहो कहा जाता था। इस व्यापार से, इस अथी से जो थे वहाँ के किसान थे त्रस्त हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। इसी समय 1916 ईस्वी में अंग्रेज के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ला ने, कहाँ के किसान, चंपारण के किसान, नाम क्या था, एक राजकुमार शुक्ल। कौन कुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल ने सबका ध्यान क्या किया, इस समस्या की ओर, सबका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराया तथा महात्मा गांधी ने चंपारण आने का अनुरोध किया। और महात्मा गांधी ने क्या किया, चंपारण आने से, महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, चंपारण सत्याग्रह कराने के लिए, किसान सत्याग्रह कराने के लिए किसने महात्मा गांधी को अनुरोध किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। जब गांधी जी मोतिहारी यानी कि चंपारण का जिला कार्यकाल पहुँचे तो उनकी उपस्थिति को जन शांति के लिए एक खतरा समझा गया। और जैसा ही चंपारण के जिला में कार्यकाल में पहुँचे, मोतिहारी जिला में पहुँचे कौन, महात्मा गांधी पहुँचे, तो उन्होंने कुल लोगों ने उनको कह दिया कि जन शांति का एक क्या है, खतरा बन के सामने आए। सरकार द्वारा उन्हें चंपारण छोड़ने के आदेश दिए गए। यानी कि सरकार को डर लग गया कि ऐसे शांति है वो अशांति फैल गया जब ये आए, इसलिए सरकार के द्वारा उनको कहा गया कि आप ये क्या कर दिया, स्थान को छोड़ दे। परंतु गांधी जी ने वहाँ
कि जनता के प्रति अपनी दायित्व को समझते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जो महात्मा गांधी जी थे, उन्हें अपने दायित्व को समझे कि मेरा दायित्व है आंदोलन कराना, इस आंदोलन को दायित्व को समझते हुए क्या कर दिए, माना कर दिया आदेश को, जो राजा का आदेश था सरकार का, वो आदेश को ख़त्म कर दिए। तत्काल ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पर जिले न्यायालय में मुकदमा चलाया गया, परंतु बिहार सरकार ने कश्मीर और जिला न्यायालय को यह आदेश दिया कि इस मुकदमे को वापस ले लिया जाए। इसके साथ साथ गांधी जी को भी किसी प्रकार के आंदोलन करने से निषेध किया जाए, परंतु इसे किसान के कष्टों के बारे में जानकारी हासिल करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई। इस कार्य में गांधी जी ने पहली बार बिहार के किसानों को समस्याओं, विशेषकर चंपारण के किसानों को समस्याओं को क्या किए, समझे। यहाँ कहा गया कि आप पर केस उस नहीं होगा, आपको ये आंदोलन करने का आज़ादी नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये दिया जाएगा कि आप बिहार के आएँ और यहाँ के किसानों के जो दुख तकलीफ है, उस दुखों तकलीफ़ों को सामना करें और दुखों तकलीफ को समझें। तब यही कारण था कि बिहार के चंपारण जिले में जो दुख तकलीफ था, किसानों को जो दुख तकलीफ, परेशानी, समस्या, तकलीफ हो रहा था, उसके बारे में गांधी जी ने बढ़िया से समझा। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं लास्ट में आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।